हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट को, जो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर, इफ लैम्डा बिलोंग्स टू या आर, तो इसका मतलब ये है कि एक लैम्डा एक रियल वैल्यू है। तो वो मतलब क्योंकि एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो रियल में कोई सी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव या फ्रैक्शन या रूट में जो भी कोई भी वैल्यू है, ये लैम्डा रियल वैल्यू को बिलोंग कर रहा है। तो आपको और दिया गया है एंड डिटरमिनेंट ए बी सी डी, then lambda into determinant equal to, ये आपको बताना है। और आपके पास जो ऑप्शन है ये भी मैं यहां पे आपके सामने लिख दे रहा हूं। लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी, लैम्डा डी। सेकेंड ऑप्शन लैम्डा ए, लैम्डा बी, सी डी। थर्ड ऑप्शन ये भी यहीं आ जाएगा, लैम्डा ए बी सी एंड डी। एंड लास्ट ऑप्शन इसको यहां पे लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस नहीं है, लैम्डा ए, लैम्डा बी, सी और लैम्डा बी। ठीक है, चलिए ए बी सी, चलो ठीक है। अब देखो भाई, क्वेश्चन तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लैम्डा एक रियल वैल्यू है और आपको एक डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है जिसमें चार एलिमेंट आप देख रहे हो, ए बी सी डी है। अब आपसे बोला जाए कि अगर इस डिटरमिनेंट को एक रियल वैल्यू लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस टाइप का दिखेगा, किस टाइप का बनेगा, राइट। तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं डिटरमिनेंट की, यहाँ पे आप मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करता तो A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, अगर मैं एक यहाँ पे रियल वैल्यूज़ के साथ एक मैट्रिक्स लूँ और मैं कहूँ कि मुझे 2 इंटू ए निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 जो है ये मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 और 8। ठीक है, बट ध्यान रखिएगा ऐसा डिटरमिनेंट में नहीं होता। डिटरमिनेंट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मान लीजिए मैं अब ए के डिटरमिनेंट की यहाँ पे बात करूँ तो ये 1 2 3 4 ये तो ऐसा हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2a की, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2a के डिटरमिनेंट की। ठीक है, अब इसका डिटरमिनेंट की यहाँ पे बात चल रही है, तो यहाँ पे लैम्डा डिटरमिनेंट समझिए, यहाँ पे एक्चुअली आपको यही बताने हैं। ठीक है, आपको एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा समझ लो। मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपने देखा कि मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 6 8 हो गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 को a के डिटरमिनेंट से, मैं 2 को a के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये 2 अब इस डिटरमिनेंट में जो वैल्यूज है, या तो उन वैल्यूज में, अब देखना ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 1 2 एक रो है, 3 4 एक रो है, 1 3 एक कॉलम है, 2 4 एक कॉलम है। तो या तो इस 2 को आप दोनों में से किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों कॉलम में से किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ऐसा नहीं है कि आप इस 2 को इस डिटरमिनेंट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो ये ऐसा आना चाहिए। देखो, इसकी पॉसिबल 4 केस बनेंगे, तो ऐसा आना चाहिए 2 इंटू 1 2 इंटू 2। अब मैंने एक रो में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 को मैं छेड़ूंगा भी नहीं। या फिर ये ऐसा आएगा, मैंने फर्स्ट रो में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अब मैं फर्स्ट रो को यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, 1 2 एज इट इज, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 4। या ऐसा बनेगा, मैंने रो में एक्सपेरिमेंट कर लिया, या मैं एक्सपेरिमेंट किसके साथ कर सकता हूँ, कॉलम के साथ कर सकता हूँ, यानी 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 3, और सेकेंड कॉलम को मैं नहीं छेड़ूंगा,
सिमिलरली अगर मैं फोर्थ मतलब एक सेकेंड कॉलम के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ तो मैं पहले कॉलम को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, तो ये 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि जब मैं डिटरमिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ या किसी रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो या तो दोनों रो, जितनी भी उसमें रोज हैं उन रो में से किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा, या जितने भी उसमें कॉलम है उन कॉलम में किसी एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चारों केस समझ में आए होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आंसर चेक करूँ, क्योंकि ये क्या है आपका डिटरमिनेंट को शो कर रहा है और डिटरमिनेंट को आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो कि यहाँ पे लैम्डा एक रियल वैल्यू है। तो यहाँ पे केस क्या बनेंगे, पहला ऑप्शन सीधे सीधे गलत है, क्योंकि ये लैम्डा सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। दूसरे केस के देखो यहाँ पे, दूसरे केस में यहाँ पे ये फर्स्ट रो के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हुआ है। ए बी सी डी अपनी जगह ऐसी है, हालांकि ये भी चेक कर लेना कि ए बी सी डी सब में है या नहीं है। जैसे ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी और यहाँ पे ए बी सी बी है, ये तो खैर वैसे भी गलत है क्योंकि लास्ट में बी दे दिया इसने, ये डी होना चाहिए था। सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे पहली रो के साथ लैम्डा को मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये करेक्ट आंसर है। इसमें खाली एक एलिमेंट के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई है, जो कि गलत है, या तो कॉलम वाइज होता है या रो वाइज होता। और चौथा ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिया, इसमें 3 लैम्डा है और एक साथ में यहाँ पे बी भी है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन तो आप समझ रहे हो, साथ ही साथ उसके ऑप्शन भी देखो, मतलब क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है, बट मैट्रिक्स में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स में जो भी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। बट डिटरमिनेंट के केस में या तो किसी रो के साथ होगा या किसी कॉलम के साथ होगा, वो भी एक रो या एक कॉलम, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल केस बने, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके गाइस, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अभी जो गाइस हमने पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व किया वो आपका टीजीटी परीक्षा 2004 में आपसे पूछा गया था। अब जो सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो आपका सेकंड क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दी हुई है 1 साइन थीटा 1, फिर माइनस साइन थीटा 1, देन साइन थीटा, फिर माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा एंड देन 1। और आपको बताना है डिटरमिनेंट लाइज इन द इंटरवल ऑप्शन है आपके, ऑप्शन यहां लिख देते हैं। पहला है 3 से 4 क्लोज इंटरवल, दूसरा है 2 से 4 क्लोज इंटरवल, तीसरा है 1 से 4 क्लोज इंटरवल और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं आप। सबसे पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे इंटरवल की बात कर पाएंगे। तो डिटरमिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करके इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ। तो ये 1 आपका यहाँ पे आया, फिर इस वाले कॉलम और इस वाली रो को आप हाइड करोगे तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का साइन थीटा, इस वाले कॉलम को हाइड करो, इस वाली रो को हाइड करो, तो माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा। फिर लास्ट में प्लस का 1, इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को हाइड कर दो, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का साइन थीटा प्लस का साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बात ये आती है कि आपने डिटरमिनेंट तो यहाँ पे निकाल दिया, अब इसको आप इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये भी आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको इसमें। आपको पता है जो साइन थीटा होता है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो यानी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका कर्व कुछ इस तरीके का होता है, ये प्लस की 1 आ गई आपकी वैल्यू और ये वैल्यू आ गई माइनस की 1। तो आपको पता है जो साइन थीटा है -1 और +1 के बीच लाई कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा +1 साथ में 2 भी मल्टीप्लाई में चाहिए, तो साइन थीटा तो मिल गया, आप साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे
तो ये वैल्यू यहाँ पे +1 और यहाँ पे भी +1 हो जाएगी। अब लेकिन एक चीज़ गौर से देखिए, अब साइन स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा और 1 से छोटा, ये बात थोड़ा गड़बड़ है। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि जो साइन थीटा है वो माइनस और प्लस के बीच में लाई कर रहे हैं। अब उसका स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा, अब जब उसका स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं होगा तो यानी ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, 0 से बड़ा। नेगेटिव नहीं होगा तो 0 के इक्वल हो सकता है मैक्स, मतलब मिनिमम 0 के इक्वल हो सकता है, फिर 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर करके 1 मत लिख दीजिएगा। अब ये आप दिमाग में रखिए, जब साइन थीटा नेगेटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वाली बात को हम 0 से बड़े के इक्वल में समझा सकते हैं। नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मिनिमम 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा, राइट। अब क्या करेंगे आपको यहाँ पे 1 + साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल चुका है। अब आप क्या कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 + 1, तो ये 1 से बड़ा और यहाँ पे 2 से छोटा, ये वैल्यू निकल के आई। बट आपको 2 भी मल्टीप्लाई में चाहिए, तो एक स्टेप और कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ये 2 मिनिमम वैल्यू और 4 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और ये इक्वल भी है यहाँ पे, तो यानी ये क्लोज इंटरवल 2 से 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा था, बस थोड़ा सा आपको यहीं पे सोचना था, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो गाइज अभी जो हमने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था TGT 2011 में, राइट। ये आपसे 2011 में पूछा गया था, और इसके बाद वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है आपका ये, if A is a 2x2 matrix, if A is a 2x2 matrix such that trace of A is 6 और A का डिटर्मिनेंट है आपके पास 12, देन ट्रेस ऑफ A इनवर्स। ट्रेस ऑफ A इनवर्स आपको बताना है, और आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1/3, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1/6, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1। तो देखिए, अच्छा एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है LT ग्रेड में 2080 में, यानी UPPSC 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए करने कैसे वाले हैं हम इसको। तो सबसे पहली चीज़, ट्रेस का मैं आपको मतलब बता दूं। ट्रेस क्या होता है आपका, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसका समेशन। जैसे मान लो ये 2x2 की मैट्रिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। मान लीजिए वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह की होगी, ABCD, और अगर मैं ट्रेस ऑफ A की बात करूं तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ A कितना आ जाएगा, A + D, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपका आ गया A + D, और ये किसके इक्वल है, आपको दिया है क्वेश्चन में 6 के इक्वल है। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं तो आप सभी को पता है डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, AD - BC, दिस मल्टीप्लाई दिस, करेक्ट। अब बात ये आती है, मुझे बताना है इसके A इनवर्स का डिटरमिनेंट, मुझे इसके A इनवर्स का ट्रेस बताना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले A इनवर्स निकालूंगा, और A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइन A अपॉन A का डिटरमिनेंट। अब एडजॉइन A जो आपका 2x2 की मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइन A निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, एडजॉइन A इज इक्वल्स टू, अब देखो जो ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं ये इंटरचेंज हो जाते हैं, तो D यहाँ पे आ गया और A यहाँ पे आ गया, और जो इसका दूसरा डायगोनल आप देख रहे हो जो कि प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का B हो जाएगा
और ये माइनस का सी हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आ गया एडजॉइन ए। और ए का डिटरमिनेंट पता है आपको कितना है, ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पे ए इनवर्स कितना आ जाएगा, 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी, और आपका यहाँ पे एडजॉइन ए कितना है, डी माइनस बी और माइनस सी और ए, राइट। अब ये 1 अपॉन ए डी माइनस बी सी है, इसको जब इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका ट्रेस क्या निकल के आएगा, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या निकल के आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और साथ में ये ए डी माइनस बी सी भी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। तो ये आ जाएगा डी अपॉन ए डी माइनस बी सी प्लस ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो ये आ गया कितना, डी प्लस ए अपॉन ए डी माइनस बी सी। तो ये दोनों ही वैल्यू आपके पास है, कैसे देखो, एक तो ए डी माइनस बी सी ये आपके पास है, कितना है आपको दिया है क्वेश्चन में 12। दूसरी बात ट्रेस a प्लस डी, ए प्लस डी या डी प्लस ए बात एक ही है, वो कितना है 6। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 अपॉन 12, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो गाइज आप लोग नोटिस करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपको पता है, बट क्वेश्चन ट्रिकी बना दिया। कैसे करोगे, वन टाइम देखोगे तो लगता है कि कैसे किया जाए, बस जैसा जैसा आपको बताया वैसी वैसी थोड़ी सी हरकत करनी है आपको, और फिर हिंट मिल जाता है कि हाँ इसको ऐसे किया जा सकता है। और रिसेंट में ही पूछा गया है 2018 में, तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसा ट्रिकी बनाया जा सकता है। कॉन्सेप्ट पता आपको होनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है थोड़ा सा आपको ट्रिकी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द मैट्रिक्स A is equals to sin थीटा cos थीटा और माइनस का cos थीटा sin थीटा, और आपके ऑप्शन हैं इज, उसके बाद ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है सिमेट्रिक, दूसरा ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है ऑर्थोगोनल, एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास सिंगुलर। और गाइज ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीजीटी 2016, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है बहुत ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज ये आपको एक मैट्रिक्स दी और आपको बतानी कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी वाली मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो इसका आप डिटरमिनेंट निकालो, ठीक है। अच्छा, डिटरमिनेंट से भी पहले एक चीज़ यहाँ पे आप देख लो, चलो पहले डिटरमिनेंट निकालो, उसके बाद बात करते हैं। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, प्लस का 1, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम यहाँ पे इस चारों मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो तो ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप नोटिस कीजिए, जो ए वाली मैट्रिक्स है क्या वही ए का ट्रांसपोज है? जी बिल्कुल नहीं है। टर्म सेम दिख रहे हैं आपको, बट आपका अगर ये अगर सेम होता है ए का ट्रांसपोज तो ये माइनस साइन यहाँ पे आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है। तो सीधी बात है सिमेट्रिक तो नहीं है। दूसरी मैट्रिक्स को देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो ये तो केस था आपका सिमेट्रिक का। स्क्यू सिमेट्रिक का केस क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए। तो ए का ट्रांसपोज क्या है, अगर मैं माइनस ए की बात करूं तो अगर ध्यान देना ये ए का ट्रांसपोज है, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ यहाँ पे तो ये माइनस का साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस का साइन थीटा आएगा। अब मुझे ये बताइए स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए इसको माइनस का ए होना पड़ेगा। अब ए होने के लिए इस पूरी मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो क्या ए वाली मैट्रिक्स ये है?
इसमें एक जगह माइनस है वो भी cos थीटा में, और इसमें 3 जगह माइनस है, तो सीधी सी बात है कि ये इसकी सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि ए डिफरेंट हो रहा है। तीसरी बात कर लेते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोला जाता है जब आप ए वाली मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। तो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो अब ये कंडीशन आप चेक कैसे करोगे? बात ये आती है, तो गाइज इसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूं ए का ए ट्रांसपोज के साथ डिटरमिनेंट, तो ये आई का डिटरमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे मान लो आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, आपने उसका मल्टीप्लाई किया है और आप उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, तो ये इंडिविजुअल डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। मतलब आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, आपने उनको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला, जो वैल्यू आएगी उसको एक तरफ लिख दिया, फिर आपने ए वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, फिर बी वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, फिर दोनों मैट्रिक्स का जब प्रोडक्ट दोनों मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वही वैल्यू देगा जो ए बी वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकाल के जो वैल्यू आई है। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालो, या ए का डिटरमिनेंट अलग निकालो, बी का डिटरमिनेंट अलग निकालो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाऊंगा। तो ए का डिटरमिनेंट साथ में ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, करेक्ट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1, ये हमें पता है। अब एक और चीज़ गाइस, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो और उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके फिर डिटरमिनेंट निकालते हो तो उन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ये लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपको डिटरमिनेंट की पता होनी चाहिए। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए का डिटरमिनेंट साथ में ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी लिख सकता हूँ मैं, ए का डिटरमिनेंट, तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब ये वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो गई? √1, और यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, तो ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई +-1, ठीक हो गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स से हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू या तो +1 आ जाए या -1 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है मैट्रिक्स का वो 1 आया है, तो ये क्या है? एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर -1 भी आया होता तब भी हम बोलते हैं इसको ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। दूसरी चीज़, अभी हमारा ये प्रूफ, अब मतलब हमने सॉल्व तो कर दिया है कि इसका आंसर ऑप्शन सी है, बट अब साथ ही साथ ऑप्शन डी वाले को भी चेक कर लेते हैं। मतलब आंसर इसका आ चुका है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो, अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो और वो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, तो जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चारों मैट्रिक्स मैंने आपको 1 बाय 1 समझा दी हैं। ऑप्शन करेक्ट जो है वो ऑप्शन सी है, बट चारों मैट्रिक्स मतलब एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ चुके हैं। तो गाइस आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो ऐसे ट्रिकी आ रहे हैं, तो आपको चीज़ें डिटेल में पता होना ज़रूरी है। और ये 2060 पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना ज़रूरी था। तो गाइस बात करते हैं अगले क्वेश्चन। ओके गाइस, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है आपके पास द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। the number of solution of following equation, और आपके पास इक्वेशंस हैं x2 माइनस x3 इज इक्वल्स टू 1, फिर -x1 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू -2, और थर्ड इक्वेशन आपके पास -x1 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू -2, और x1 माइनस 2x2, x1 माइनस 2x2 ये है आपके पास 3 इज, यानी इसके सॉल्यूशन आपको बताने, पहला है 0, सेकेंड ऑप्शन B1, थर्ड ऑप्शन C2, और लास्ट ऑप्शन है आपका इनफाइनाइट। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी ऐसी इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की जाती है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी पड़ती है, जिसमें आप A निकालते हो, B निकालते हो, फिर आगे आप बात करते हो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के बाद
फिर चेक की जाती है जो रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है वो आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए के इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन 0, अगर इक्वल है तो उसके बाद चेक करना पड़ता है कि वो दोनों इक्वल जो आ रहे हैं, मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो अलग कंडीशन है, और वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल नहीं है तो फिर अलग कंडीशन है। तो ये हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप ए वाली मैट्रिक्स लिख दीजिए, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे x2, x3, x1, x2, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे एक x1 रहा होगा बट उसका कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ये 1 आ गया और ये -1 आ गया। अब सेकंड वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो -1 2 सॉरी x2 नहीं है यहाँ पे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। थर्ड वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं, तो 1 -2, यहाँ पे x3 नहीं है तो ये 0। ये आपकी ए वाली मैट्रिक्स आ गई। अब बी वाली मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो ये 1, ये -2 और ये आ गया +3। अब बात करते हैं हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की, तो इसको ए रेशियो बी से डिनोट किया जाता है और ये आपका हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 2 और 1 -2 0, और यहाँ पे मैं ये रेशियो लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो, तो ये 1 -2 3। अब आपको इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, ठीक है। तो रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के लिए आप क्या करोगे, देखो थोड़ा यहाँ चलो यहीं पे कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले काम क्या करो ना, ये वाला स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो कोशिश ये करो कि जो पहली रो है उसमें 0 आपको देखने को ना मिले, तो यहाँ पे किसी रो से इसको इंटरचेंज कर दो। आप R2 के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हो, R3 के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर मैं इसको R3 के साथ यहाँ पे इंटरचेंज कर दूँ तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटा लिखूंगा लेकिन समझ में आ जाएगा। 1 -2 0 और यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि मैं R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर रहा हूँ, और आप इंटरचेंज कर सकते हो जब आप रैंक निकालते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा 0, ये 1, ये -1 और यहाँ पे 1 आ गया। आपने क्या किया, R1 को R2 से, R1 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। अब आप क्या कीजिए, जो ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है, अब यहाँ पे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 चेंज टू R2 + R1। तो जब ये ऑपरेशन आप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो R1 में R2 को ऐड करना है, तो 1 और -1, मतलब R1 में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, ध्यान देना, तो R1 तो एज इट इज रहेगा। आप चेंज किस में कर रहे हो, R2 में, आपने R2 पहले लिखा हुआ है। तो -1 + 1 0 0 -2, ये आपका -2 आ जाएगा, 2 + 0 2 और -2 और +3 कितना हो जाएगा, +1। उसके बाद ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब एक ऑपरेशन और लगाते हैं, एक ऑपरेशन और लगाते हैं। अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं R3 में एक ऑपरेशन लगाऊं, R3 चेंज टू R3 + 1/2 R2, समझना इस ऑपरेशन को। देखो ये ऑपरेशन पहले दिमाग में सोचना पड़ता है, पहले सोचना पड़ता है कैसे 0 बन रहा है। आपको कोशिश ये करनी होती है कि इसकी रैंक घट तो नहीं रही है, इसकी रैंक कम तो नहीं आ रही है, तो आपका मोटिव ये रहता है कि किसी रो को पूरा 0 बना दो। आप जो रैंक निकालते हो तो कोशिश आपकी ये रहती है कि आप इसको 0 बना दो, रो को आपको 0 बनाने की लगी रहती है, तो उसी के लिए आप ये पूरे ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हो, ठीक है। जो आपकी, जैसे आपको पता होगा कि आप जब भी, जैसे 2/3 की मैट्रिक्स है, तो इसका जब आप रैंक निकालते हो तो इसमें 2 और 3 में जो सबसे मिनिमम है, मिनिमम कितना है, रो यहाँ पे मिनिमम है, तो यहाँ पे जब आप ऑपरेशन लगा लेते हो, आप कोशिश करते हो कि यहाँ पे नॉन जीरो रो मिले आपको, मतलब कोशिश ये करते हो कि रो, जो आपके पास रो है यहाँ पे, वो रो आपकी क्या हो, नॉन जीरो हो। मतलब जब भी आप कोई ऑपरेशन लगाओ, प्लस माइनस करके जो भी ऑपरेशन लगाते हो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो आपका वहाँ पे कोई रो 0 के अगर इक्वल हो गई पूरी, तो वो आपकी नॉन जीरो रो नहीं है, वो रो पूरी 0 है। तो यानी उसकी रो, उसकी रैंक कितनी हो रहेगी, जैसे यहाँ पे मिनिमम कितना है, 2 है, इसकी रैंक मैक्सिमम 2 हो सकती है। जैसे कॉलम और रोज में सबसे मिनिमम क्या है, रो मिनिमम है, तो इसकी मैक्सिमम रैंक 2 हो सकती है। इस मैट्रिक्स की मैक्सिमम रैंक इसकी 2 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और मैक्स 2, करेक्ट। तो हमें नॉन जीरो रोज देखनी होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊं, मेरे को दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं इसको 0 बना दूं,
थर्ड वाली रो को जीरो बनाने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऑपरेशन लगाऊँ कि मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, सेकंड वाली रो को 2 से डिवाइड किया, फिर इसको इसमें जोड़ दिया, तीसरी वाली रो में जोड़ दिया, तो नीचे वाली रो के एलिमेंट कुछ आपको जीरो बनते हुए दिखेंगे। अब देखते हैं कैसा बनता है। तो पहली रो को आपने छेड़ा नहीं, फिर ये 0 -2 2 और उसके बाद आपने ऑपरेशन लगाया तो 0, इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ माइनस का 1 आएगा, फिर इस 1 में जोड़ोगे तो 0, 2 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को इस -1 में जोड़ोगे 0, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1/2 आएगा, 1/2 को 1 में जोड़ोगे तो 3/2 आएगा। तो आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ए वाली मैट्रिक्स है, ए वाली मैट्रिक्स में जो रो आ रही है थर्ड, वो आपका 0 हो गई पूरी। बट अगर मैं मिला के देखूँ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को, ए और बी, ए रेशियो बी को, तो यहाँ पे आपका जो थर्ड रो है उसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो 0 नहीं हो रहा है। तो यहीं से मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ। और दूसरी चीज़, अगर मैं कोशिश करूँ इसको 0 बनाने की, अगर मैं इसको 0 बनाने की कोशिश करूँ तो ये 0 नहीं बन पा रहा है। आप कोई सा भी ऑपरेशन लगाओगे, माइनस करोगे, तो हो सकता है आपका ये वाला यहाँ पे 0 आ जाए, बट यहाँ पे ये वाले पार्ट में 0 नहीं आएगा और ये वाले पार्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर 0 है, यहाँ पे 3 है। तो मतलब यहाँ पे इसको आप 0 नहीं बना पा रहे हो। तो अगर मैं रिजल्ट निकालूँ यहाँ से, तो मैं कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि आपका जो मैट्रिक्स ए की रैंक है वो 2 है, क्योंकि इसमें एक रो 0 हो गई, तो 1 2 जितनी नॉन जीरो रोज हैं उतनी आपकी रैंक होती है। दूसरा, अभी जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है इसकी रैंक देखो, ये पूरी रो आपकी है जिंदा, ये भी पूरी जिंदा है, वह एक एलिमेंट 0 है। इस ये लास्ट वाली जो रो देख रहे हो आप, उसमें अगर ये 3/2 0 हो जाता तो इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक भी कितनी हो जाती, 2 हो जाती। बट ये एलिमेंट 0 नहीं है, तो यहाँ पे रैंक कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। मतलब टोटल नॉन जीरो रोज ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में कितनी है, 1 2 3, ये पूरी 0 नहीं हुई है, तो ये बराबर नहीं है। और जब ये रैंक बराबर, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो आपका कंडीशन आती है नो सॉल्यूशन की, तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आ जाता तो ये आपका क्या होता, सॉल्यूशन निकलता। और साथ ही साथ ये नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन के इक्वल होगा। नंबर ऑफ अननोन कितने कि कितने वेरिएबल हैं आपके, 1 2 3, तो अगर ये 3 के इक्वल हो जाता, जैसे इसकी रैंक 3, इसकी भी 3 और ये भी नंबर ऑफ अननोन भी आपके 3 हो जाते, तो ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता आपको, तो मिलता आपको यूनिक सॉल्यूशन, राइट। बट अगर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जैसे 2 आ जाता और ये भी 2 आ जाता, बट नंबर ऑफ अननोन कितने, 3, मतलब आपका ये होता रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन। तो इस केस में आपको क्या मिलते, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको इसमें मिलते जब आपका रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, 0 सॉल्यूशन। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके गाइज, तो हम बात करते हैं अगले यहाँ पे क्वेश्चन की। तो अच्छा, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये टीजीटी 2009 में आपसे पूछा गया था, जिसमें अभी निकाला हमने कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये टीजीटी 2009 में आया था। अब जो बाद वाला हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन है आपका, इफ ए इज इक्वल्स टू ये 1 2 और बी वाली मैट्रिक्स है 2 3, और आपको बताना है देन ए बी इनवर्स, ए एंड बी आर 2 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स, 2 matrices, then AB inverse
इज, तो आपको बताना है ए बी इनवर्स कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास ए 2 3 4 6, बी ऑप्शन है आपके पास 1/8, सी ऑप्शन है आपके पास 1420, और डी ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। अब पहली चीज, ए बी इनवर्स जो निकलेगा वो एक मैट्रिक्स निकलेगी, ठीक है। तो ये 1/8 एक वैल्यू होना ये तो गलत है, तो ऑप्शन भी तो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहली चीज वो दिख रहा है उसको आप साफ साफ पहले देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा कब गया था आपसे? ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका पीजीटी 2030 में, राइट। तो ये पीजीटी 2013 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहले काम क्या करो, आप ए बी को मल्टीप्लाई करो। तो जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इसमें 2 रोज 1 कॉलम, इसमें 1 रो 2 कॉलम है। तो सबसे पहली चीज, जिन मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जिस मैट्रिक्स को आप पहले लिख रहे हो उसमें लास्ट वाला एलिमेंट देखना। लास्ट वाला क्या दिखाता है? टोटल नंबर ऑफ रोज को, टोटल नंबर ऑफ कॉलम को। और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसका स्टार्टिंग एलिमेंट यानी वो दिखा रहा है टोटल नंबर ऑफ रोज को। तो पहली मैट्रिक्स का लास्ट और दूसरी मैट्रिक्स का स्टार्टिंग, ये आपका नंबर सेम होने चाहिए। जैसे ये 1 है और ये भी 1 है, अगर ये सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो स्टार्टिंग का है एलिमेंट यानी जो स्टार्टिंग का नंबर है और जो यहाँ पे लास्ट का नंबर है, ये डिसाइड करते हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर। तो देखो जैसे ए बी है तो इसका मुझे पता लग गया ऑर्डर कितना आने वाला है, 2 × 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो ये कॉलम वाइज ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो 1 × 2 2 आ गया, फिर 1 × 3 3, फिर 2 × 2 4, फिर 2 × 3 6। तो ए बी मैट्रिक्स आपके पास निकल के आ चुकी है। और जब आपको ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होगा? एडजॉइन ए बी अपॉन ए बी का डिटर्मिनेंट, राइट। तो एडजॉइन ए बी हम निकाल सकते हैं और ए बी का डिटर्मिनेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 6 × 2 = 12 -4 3 × 12। तो 12 - 12 0 आ गया। तो गाइज एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको ए इनवर्स निकालना है तो ये होता है एडजॉइन ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। तो अगर इसमें ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसी तरह यहाँ पे जो ए बी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल रहे हो तो उसमें ए बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 0। तो आप कह सकते हो ए बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके गाइस, तो एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 में यूपीपीएससी यानी एलटी ग्रेड। तो क्वेश्चन है आपका, अ स्क्वायर मैट्रिक्स P satisfies P square is equals to I minus P. P square is equals to I minus P if P की पावर n is equals to 5i minus 8p, 5i minus 8p, then n is equal to और ऑप्शन है आपके पास पहला 4, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 5, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 6 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 7। और ये पूछा गया आपका यूपीपीएससी 2018। तो देखिए गाइस कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको
एक तो ये क्वेश्चन उतार लो जो आपको चाहिए 5i माइनस 8p, और गिवन क्या है आपका, p किसको सेटिस्फाई कर रहा है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू i माइनस पी। तो ये आप रिजल्ट, या आपको n चाहिए कि n कितना आएगा, तो ये आप इसके थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या होगा आपको, ये देखो आप नॉर्मली यहीं से रिजल्ट, मतलब इस रिजल्ट को आप इसमें कन्वर्ट करोगे, और ये जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तब आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे, थोड़ा देखना। अगर मैं p स्क्वायर को p से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ip माइनस p स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये p क्यूब कितना निकल के आ गया, ip मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आती है, और ये p स्क्वायर हो जाएगा। अब p क्यूब कितना हो गया, p माइनस p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, i माइनस p, तो यानी p क्यूब कितना आ गया, p माइनस आई प्लस का p, तो p और p कितना हो गया 2p माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब भी हम 5i माइनस 8p तक नहीं पहुंचे हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें मैं अगर p से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2p स्क्वायर माइनस ip हो जाएगा, यानी कि p की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस p। अब यहाँ पे क्या कर दो, p की वैल्यू पुट कर दो p स्क्वायर की, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, i माइनस p, और ये माइनस का p हो गया, तो ये कितना आ गया 2i माइनस 2p माइनस p, तो p की पावर 4 आ कितना गया 2i माइनस 3p, 2i माइनस 3p कितना आ गया, मैंने क्या पुट किया यहाँ पे, ठीक है, p की पावर 4 की वैल्यू आ गई 2i माइनस 2p माइनस p, ठीक है, माइनस 3p आ गई। अब मैं यहाँ पे अगर p से फिर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2ip माइनस 3p स्क्वायर हो जाएगा, तो ये p की पावर 5 बनेगा, और ये आ जाएगा 2ip यानी 2p माइनस 3p स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, i माइनस p, फिर से सॉल्व कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2p माइनस 3i प्लस 3p, तो ये p की पावर 5 कितना आ जाएगा आपके पास 5p माइनस 3i, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपके पास 8p 5i माइनस 8p, अभी बात नहीं बनी है, तो एक काम करते हैं, एक और p से मल्टीप्लाई करते हैं, ये लास्ट रिजल्ट आपको मिला, तो यहाँ पे क्या करो आप p की पावर 5 इंटू p करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5p स्क्वायर माइनस 3ip, यानी कि p की पावर 6 इज इक्वल्स टू 5p स्क्वायर माइनस 3p हो जाएगा, तो और p की पावर 6, यहाँ पे p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी i माइनस p, और ये माइनस का 3p है, तो 5i माइनस 5p माइनस 3p, तो p की पावर 6 कितना बन जाएगा 5i माइनस 8p, तो गाइज 5i माइनस 8p, 5i माइनस 8p, तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको बताना है n की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे चेक कर लो n की वैल्यू कितनी है 6, तो इस तरह यहाँ पे आप जब कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू आपको 6 देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। तो गाइज अगर ये लेक्चर आपको लगता है कि आपके काम का है तो अपने फ्रेंड्स के बीच ये लेक्चर को जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक गुरुजी उत्तराखंडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पे आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।